नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रथम श्रेणी की जो बहु प्रतीक्षित भर्ती है उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसी के संदर्भ में कल मेरे द्वारा एक वीडियो प्रसारित किया गया, जिसके अंतर्गत स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके उपरांत विद्यार्थियों की किस प्रकार की एक मनोधारणा रहनी चाहिए इत्यादि विषयों को लेकर मैंने अपने मौलिक विचार व्यक्त किए थे। और ये आज का जो विषय है वो संपूर्ण रूप से हिंदी के विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। जो विद्यार्थी हिंदी विषय से स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो इस पूरे व्याख्यान को बहुत अच्छे से सुनेंगे। साथियों, आज का जो विषय है कि प्रथम प्रयास में सफलता किस प्रकार अर्जित की जाए, अथवा जो विद्यार्थी निरंतर अध्ययन करने के उपरांत भी असफलता प्राप्त कर रहे हैं या उनका जो सफलता है वो उनसे कोसों दूर है, उस सफलता का वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं। इन बहुत सारे पहलू जो ये बिंदु आपके समक्ष लिखे गए इन पर हम विचार करेंगे। और स्कूल व्याख्याता हिंदी के लिए एक सटीक रणनीति क्या हो सकती है, उसमें मेरे बहुत सारे अनुभव और जो साथी मेरे से जुड़े हुए हैं उनके बहुत सारे अनुभवों को मैंने समेटने का प्रयास किया है। तो साथियों, शुरू से लेकर अंत तक आप इस पूरी प्रक्रिया में जुड़े रहें और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जो विद्यार्थी इस व्याख्यान को पूरा सुनेगा वो पूरा सुनने के उपरांत स्वयं में एक जो ऊर्जा है उस ऊर्जा की अनुभूत करेगा, स्वयं को ऊर्जस्विन अनुभूत करेगा। तो प्रिय साथियों, आज की बिंदु निर्धारित है कि पाठ्यक्रम पुस्तक सूची क्या छोड़े क्या पढ़े, नोट्स निर्माण, दोहरान और मूल्यांकन, ऐसा क्या बिंदु है जिसके कारण बहुत सारे साथी है वो असफल हो जाते हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं शीघ्र ही। साथियों, मैं मेरे संदर्भ में बता दूं कि वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, स्कूल व्याख्याता हिंदी, सहायक प्रोफेसर हिंदी, नेट जेआरएफ हिंदी, ये जो चारों भर्ती प्रक्रिया है इसके लिए मैंने प्रथम प्रयास में आवेदन किया और आवेदन करने के उपरांत पहले ही प्रयास में मेरे जो चारों भर्ती प्रक्रिया उसमें मेरा चयन हुआ। और इन चारों भर्ती प्रक्रियाओं में कमोबेश मेरी जो रणनीति है वो रणनीति एक जैसी रही है। बस सहायक प्रोफेसर की तैयारी के अंदर चयन के लिए मुझे अतिरिक्त प्रयास करने पड़े थे, उसमें मुझे पुस्तक सूची से लेकर बहुत सारे नए जो संदर्भ स्रोत है उसका अध्ययन करना पड़ा था, अन्यथा मैंने चारों भर्ती प्रक्रियाएं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की है। तो आप भी इस पूरी प्रक्रिया में आप समझे साथियों कि क्या कुछ हम कर सकते हैं जिससे सफलता सुनिश्चित हो जाए। तो सबसे पहले आप साथियों अपनी मनस्थिति को पूर्णतः नियंत्रित करें। मनस्थिति अर्थात बेहद सकारात्मक रहे। सबसे पहले जो अपने भीतर की जो आवाज है, वो जो भीतर की जो आह्लादित जो ध्वनि है वो इस प्रकार व्यक्त हो कि हमारे भीतर एक सकारात्मक चेतना रहे, हम जिस परिवेश में रहे उसमें सकारात्मक परिवेश का निर्माण कर सके, सकारात्मकता अपने भीतर रहनी चाहिए। 350 पद आप तुलना कीजिए साथियों कि सभी विषयों में सबसे अधिक पद है वो हिंदी विषय के हैं। तो हिंदी विद्यार्थी के लिए अपने आप में बहुत कम पद होने के उपरांत भी सबसे अधिक पद यदि किसी विषय में तो वो हिंदी में, तो ये अपने लिए सबसे बड़ा कुशल विषय है। एक तो बेहद सकारात्मक रहे आप अपने आप को। अच्छा, ये भी निश्चित है कि सकारात्मक विचारों के साथ में नकारात्मक विचार भी आएंगे कि आवेदन करने वालों की संख्या अधिक है, पदों की संख्या न्यून है, ऐसे बहुत सारी हतोत्साहित करने वाली जो बातें हैं वो आपको मध्य मध्य के अंदर प्रभावित करती रहेगी। एक व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है, आज स्नान करने के उपरांत उसे कल पुनः स्नान की आवश्यकता रहेगी, परसों पुनः स्नान की आवश्यकता रहेगी। ये एक क्रम चलता है क्योंकि मेलापन हो जाता है शरीर में। इसी बात ही अपने मन के भीतर के बहुत सारे संवेग है, उन संवेगों को भी स्नान, उस जो भीतर की जो मनस्थिति है उसको बेहद सकारात्मक रखने के लिए हमें प्रत्येक बार अपने अंदर के जो भावनाएं हैं उनको स्नान कराना पड़ेगा। अच्छी विषय वस्तु, अच्छे व्यक्तियों का आपका संग रखना पड़ेगा, अच्छे मित्र रखने पड़ेंगे, साथ ही साथ अच्छे जो गुरु है जिनके माध्यम से आप स्वयं को अभिप्रेरित अनुभूत करते हैं उनसे आप जुड़े रहें, उनके व्याख्यान है, वीडियो इत्यादि आप सुनते रहें।
आप हो सकता है व्यक्ति से अगर किसी से परिचित है तो आप फोन के माध्यम से उनसे व्यक्तिगत संवाद करके आप अपने आप को ऊर्जस्वी अनुभूत कर सकते हैं। नकारात्मक व्यक्तियों की छटनी करें और सकारात्मक व्यक्तियों के संग रहे। ये कुछ तरीके हैं और ये मैंने अनवरत प्रयास किए। मैंने ऐसे व्यक्तियों का त्याग कर दिया, मध्य मार्ग में छोड़ दिया जो बेहद नकारात्मक बातें करते थे, मैंने उनसे दूरी बना ली। यद्यपि वो आज भी मित्रता के रूप में वो मेरे संग है, तथापि परीक्षा अवधि के दौरान मुझे ज्ञात है कि बहुत सारी नकारात्मक सकारात्मक विषय है। मैं आपकी प्रशंसा करूँ, आप बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अच्छा, तो हो सकता है उसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं पड़ेगा जितना कोई आपको नकारात्मक टिप्पणी कर देगा, उसका प्रभाव नकारात्मक रूप से अधिक पड़ेगा। क्योंकि गलत ऊर्जा है वो अधिक जल्दी ही चलती है, जल्दी प्रसारित होती है, जल्दी ही संचरित होती है वो ऊर्जा। और जो सकारात्मक ऊर्जा है वो कम, उसमें समय लगता है। इसीलिए नकारात्मक व्यक्तियों से दूरी रखें, सकारात्मक व्यक्तियों का संग रहे। हो सकता है ये व्याख्यान थोड़ा दीर्घ हो जाए पर आप बहुत अच्छे से सुनिए। तो पहला विषय आपको करना, सकारात्मक व्यक्तियों के साथ में रहे, नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहे, जिनसे आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वो सारे आपको काम करने हैं। उसके लिए आप अच्छे व्यक्तियों का संग चयन कीजिए, नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहिए, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। आपके मोबाइल के अंदर भी कुछ ऐसे गुरु होने चाहिए जिनसे आप स्वयं को अभिप्रेरित अनुभूत करते हैं। समाचार पत्रों के अंदर जो अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे हुए आते हैं या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, कथन है विद्वानों के, उनको आप प्रेरित कर सकते हैं। आप जिस कक्ष का चयन करते हैं उस कक्ष के अंदर अच्छे जो महापुरुष है उनके चित्रों को सजा सकते हैं, उनके कथनों को लिख सकते हैं। प्रतिदिन आप डायरी लेखन कर सकते हैं सुबह और रात्रि सोते समय, और उनमें अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप ध्यान योग कर सकते हैं। ये ऐसी बातें हैं जो आपको भीतर ही भीतर एक विशेष ऊर्जा प्रदान करेगी। ये तो हो गया एक जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो किस प्रकार आपको रखना है। अब विषय पर हम चर्चा करते हैं अपने को अध्ययन की प्रक्रियाओं से संबंधित। पहले हमने चर्चा की आध्यात्मिक व्यंजना की है। अब हम जो विषयगत चर्चा करेंगे वो पूर्णतः पाठ्यक्रम आधारित रहेगी। संभावित तिथि, सबसे पहले विषय विद्वान जो विद्यार्थियों के मध्य एक जो सबसे बड़ा जो ताजा विषय है वो तिथि। तिथि के संदर्भ में मुझे लगता है कि अप्रैल मई से पहले कोई संभावना दिखती नहीं है पाठ्यक्रम की। तो आप 6 माह की एक योजना बनाइए, यानी नवंबर से लेकर अप्रैल तक की समय अवधि। या ऐसा कर सकते हैं विद्यार्थी 5 माह की एक सुनिश्चित योजना बनाइए और उस 5 माह के अंदर आपको पाठ्यक्रम को पूर्ण करना और साथ ही कम से कम 2 बार दोहरान की एक योजना निश्चित कीजिए। और आपको लगता है कि नहीं मेरा पाठ्यक्रम इतना नहीं होगा, तो कम से कम 5 माह के अंदर आप एक बार पूर्ण पाठ्यक्रम करें बहुत अच्छे से। प्रथम बार में आप अच्छा समय दीजिए, अभी समय खूब सारा शेष है, समय शेष है। आप 4 से 5 महीने एक निश्चित योजना बनाइए, अच्छे से बैठिए, 2 दिन दीजिए, 1 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए, अच्छे से दीपावली से पूर्व में, इस दीपोत्सव से पूर्व में एक योजना में सटीकता लाइए। तो सबसे पहले 4 से 5 महीने की एक समय सारणी बनाइए। सबसे पहला काम करना पाठ्यक्रम का आप अवलोकन करें बहुत अच्छे से। और पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। समय सारणी, एक विद्यार्थी जो अध्ययन करता है वो समय सारणी किस प्रकार हो सकती है, इस बिंदु पर भी एक सामान्य चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम का बहुत अच्छे से अवलोकन कीजिए। पूर्व की भर्ती के जो प्रश्न पत्र उनको देखिए और प्रयास कीजिए जो मूल ही प्रश्न पत्र आपको मिले तो उसमें देखिए किस प्रकार के प्रश्नों की आवृत्ति हुई है। प्रश्नों को आप देखेंगे, समझेंगे, तत्पश्चात एक मस्तिष्क के अंदर एक बिंब बनेगा, एक चित्र बनेगा कि किस भांति के प्रश्न आरपीएससी के प्रश्न पत्र में पूछे जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम एक प्रयास कीजिए, आप पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से अवलोकन करें आप। और द्वितीय प्रयास आपका रहेगा जो पूर्व की भर्ती के जो प्रश्न पत्र है उनको आप अवलोकन करें। 2 काम आप कीजिए, पाठ्यक्रम देखना और प्रश्न पत्र का अवलोकन करना। बहुत अच्छे से धीर गंभीरता से आप पाठ्यक्रम को रट लीजिए, याद कर लीजिए। उसके पश्चात पुस्तक सूची, सबसे बड़ा और गहन विषय है साथियों, पुस्तक सूची। साथियों आप प्रयास कीजिए पुस्तक सूची के संदर्भ में आप 80 से 90% अभी संतुष्ट हो जाइए। 80 से 90% का आशय है बाजार में। हो सकता है कि अंतिम स्थिति के अंदर जब परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है और अंतिम समय से पूर्व में अर्थात परीक्षा अवधि से पूर्व में 1-1.5 महीने के भीतर कोई श्रेष्ठ संपादक द्वारा कोई अच्छी पुस्तक बाजार में प्रकाशित कर दी गई तो वो आप उपयोग में ले सकते हैं। इसीलिए मैंने 10 से 20% की एक चाल रखी है। अब आपको क्या करना है, पुस्तक सूची आप निर्धारित कीजिए।
और इसके लिए मैंने 2 वीडियो पहले से प्रसारित कर रखे हैं कि पुस्तक सूची में आपकी क्या क्या होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आप कहाँ से पढ़ेंगे, काव्य शास्त्र आप कहाँ से पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण का आप अध्ययन कहाँ से करेंगे। प्रयास कीजिए कि प्रत्येक विषय को लेकर 2 पुस्तकें सुनिश्चित हो। हिंदी साहित्य का इतिहास आप 2 जगह से पढ़ें। आप सोच रहे हैं कि मैं किसी गाइड के माध्यम से अध्ययन कर लूंगा, तो एक गाइड के साथ में एक अन्य पुस्तक को आप आधार बनाइए। और इस पूरे व्याख्यान में पुस्तक सूची पर थोड़ी कम चर्चा करूंगा, क्योंकि ये एक सभी विषयों को समेटने वाला एक वीडियो है, व्याख्यान है। इसमें हर चीज की हम गहराई से चर्चा नहीं कर सकते। हिंदी साहित्य का इतिहास, और कोशिश कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसको आप पढ़ पाए। और उसमें भी आपको यदि छटनी करनी है कि मैं संपूर्ण रूप से नहीं अध्ययन कर सकता, तो उस स्थिति में पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कवि समुदाय, चंद्रवृदय आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ, कबीर है, तुलसी है, सूरदास है, इस प्रवृत्ति जितने भी विद्वान है उनकी एक सूची तैयार कीजिए और उसके उपरांत प्रत्येक कवि को आप शुक्ल जी से पढ़िए, शुक्ल जी के इतिहास से अध्ययन कीजिए। और आप और श्रेष्ठ अध्ययन करना चाहते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ से आप इन कवियों की सूची देखिए। आप भयभीत ना हो साथी, ये ना सोचिए कि डॉक्टर नगेंद्र बहुत मोटी पुस्तक है, शुक्ल बहुत मोटी पुस्तक है, कैसे पढ़ पाऊं। अगर आप प्रयास करेंगे बहुत आनंद की प्राप्ति होगी इन पुस्तकों को पढ़ने। आज भी मेरे बैग के अंदर मैं कॉलेज जाता हूं तो ये पुस्तकें मेरे संग रहती है। वहां पर भी जब भी समय प्राप्त होता है तो पढ़ता हूँ खूब। अनेक बार पढ़ने के उपरांत भी पुनः पुनः जब अध्ययन करते हैं तो पुनः पुनः नवीन विषय निकल के आते हैं। बार बार अध्ययन करो, नए तरीके से नई चीज प्राप्त होती है। और अभी मैं जैसे स्कूल व्याख्याता के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, वरिष्ठ अध्यापक के विद्यार्थियों को अध्ययन करवा रहा हूँ, तो मैं डॉक्टर नगेंद्र है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा है, इनका मैंने पुनर्पाठ किया है और कर भी रहा हूँ। और उसके उपरांत पुनः नोट्स को संधारित कर रहा हूँ ताकि कुछ चीजें छूट नहीं जाए। और फिर मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ और मेरे नोट्स इस रूप में मैं निर्मित कर रहा हूँ कि विद्यार्थी, वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, चाहे नेट जेआरएफ, चाहे सहायक प्रोफेसर, सभी में उन नोट्स को उपयोग में ले सकता है। और अभी जो पाठ्यक्रम अपना मानस पाठशाला ए पर चल रहा है, प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी का, जिसकी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में साझा की हुई है या नीचे टिप्पणी जो स्थान है उसमें आप देख सकते हैं। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के लिए अभी पाठ्यक्रम चल रहा है। टेस्ट सीरीज भी चल रही है। टेस्ट सीरीज 20 अक्टूबर से प्रारंभ हो गई है, तथा अभी कुछ विद्यार्थियों के आग्रह पर, और मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी की जो परिस्थिति है इस प्रकार है, तो टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम है उसको पुनः संधारित कर रहा हूं, पाठ्यक्रम की संरचना पुनः निश्चित करके। और मैं कल या परसों तक पुनः एक नवीन जो कार्यक्रम है तिथिवार में आपको अवगत करा दूंगा। प्रयास ये है कि लगभग 7 से 10 नवंबर के मध्य प्रथम टेस्ट का आयोजन किया जाए। यदि भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, तथापि मेरा प्रयास है कि एक विज्ञप्ति के बाद में टेस्ट सीरीज की एक जो कार्यक्रम रूपरेखा है वो विद्यार्थी को प्राप्त हो। इस दृष्टिकोण से उसको पुनर्संचरित करके उसको लिपिबद्ध करके मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप 2-3 दिवस का समय दीजिए, मैं उसको YouTube के माध्यम से घोषणा कर दूंगा, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। स्कूल व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पाठ्यक्रम से आप जुड़े साथियों, वहां पर बहुत सा संक्षेप के अंदर मेरा प्रयास है। अभी मैं दीपावली के अवकाश के अंदर वर्ल्ड के अंदर जो नोट्स है वो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप चाहो तो प्रिंट निकला सकते हैं, इतनी सुविधा तक मैं उपलब्ध कराऊंगा। आप व्याख्यान सुनिए और PDF के रूप में उसको उपयोग में ले सकते हैं प्रिंट निकला के। यद्यपि लिखना चाहिए, तथापि कुछ विद्यार्थी मानते हैं कि समय ज्यादा लगता है, तो आप चाहे तो सीधा देख सकते हैं। और जो नोट्स है उनसे आप प्रत्येक व्याख्यान और उसके नीचे आपको वर्ड में A4 साइज के अंदर आकार के अंदर आपको वो नोट्स प्राप्त होंगे। उसके माध्यम से आप प्रिंट निकाल के और आप सीधा पढ़ सकते हैं। और व्याख्यान अवश्य सुनने साथियों, व्याख्यान सुनेंगे, हिंदी को जिए साथियों। हिंदी आपके मुख पर साहित्यिक रूप से स्थापित हो जानी चाहिए। आपकी वाणी में ऐसा लगना चाहिए कि ये विद्यार्थी हिंदी का है। हिंदी को वाकई एक अच्छे विद्यार्थी की आवश्यकता है। आज हिंदी के अंदर जगह जगह अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग करने से हिंदी का खुद का स्वरूप है वो छिन्न भिन्न हो रहा है। प्रयास कीजिए साहित्यिक रूप में अच्छे शब्दों को आप शब्दकोश में सम्मिलित कर सके। हिंदी आप पढ़ेंगे और पूरे मन से पढ़ेंगे, उम्दा तरीके से अध्ययन करेंगे, तो 100% मैं कह सकता हूं
या आपका खुद का व्यक्तित्व है वो ऐसा लगेगा ये हिंदी साहित्य है, हिंदी, और आपका जो नाम है स्वयं अपने आप में पर्याय हो जाएगा। ये चीजें आप पूर्णतः समर्पित भाव से, समर्पण भाव से, अज्ञेय की जो असाध्य वीणा है उस असाध्य वीणा के रूप में आपको समर्पित कीजिए। तो ये कुछ विषय, इतर विषय चल गया था, मानस पाठशाला पर उपलब्ध है। उसकी राशि भी बहुत कम मैंने कर दूंगा अभी कुछ समय के उपरांत, 1-2 दिन में आप वहां से जुड़ सकते हैं। दीपावली के समय 1-2 दिन के अंदर उसकी राशि भी बहुत सामान्य स्तर की, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी की कर दी जाएगी। तो वहां आप जुड़ के, अगर आपने दूसरी जगह से अध्ययन किया है फिर भी आप रुचि रखते हैं तो आप देख सकते हैं आपके हिसाब से। तो ये कुछ विषय रहेगा अपने मानस पाठशाला पर उपलब्ध है, कुछ डेमो के रूप में वीडियो उपलब्ध, वहां से आप देख सकते हैं। तो पुस्तक सूची आप सुनिश्चित कर लीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आप डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर अपनी निर्भरता रखिए। साथी गाइड वगैरह के अंदर गाइड भी कुछ अच्छी लगती है तो आप एक गाइड के साथ में कुछ नोट्स या कोचिंग कहां से किए तो आप 2 चीजें अवश्य पढ़े। मैं फिर भी आपको मार्ग दे रहा हूं, 2 चीजें अवश्य पढ़े। काव्य शास्त्र के लिए नवीन नंदवाना, चाहे डॉक्टर वेंकट शर्मा, नरोत्तम दास स्वामी, इनकी पुस्तकों का आप अध्ययन कीजिए। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तक है, उसमें से आप देख सकते हैं। डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप का भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन है, उस पुस्तक का आप उपयोग कर सकते हैं। ये पहले मैंने बताई हुई है, और पूर्व के वीडियो में चित्र भी साझा किए थे, उसमें आप देख सकते हैं। शांति स्वरूप गुप्त एवं सत्यदेव चौधरी, यद्यपि आपके 2-3 बिंदु है, अरस्तु, प्लेटो, मनोविश्लेषणवाद, ये 2-3 सिद्धांत, लोंजाइनस का शायद उदास सिद्धांत भी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो ये 3-4 चीजें हैं, तो इनको आप चाहो तो गाइड वगैरह से देख सकते हैं। और अगर आप हिंदी में बहुत आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो बलवती इच्छा है, तो उस स्थिति में आप सत्यदेव चौधरी एवं शांति स्वरूप की उक्त पुस्तक का अवश्य अध्ययन कीजिए। साथी गजब की लाभ की प्राप्ति होगी, आप मन प्रफुल्लित हो जाएगा। पुस्तक सूची आपने सुनिश्चित कर ली। हिंदी व्याकरण के लिए अभी हिंदी व्याकरण में आप 2 जगह से कहीं से पढ़ लीजिए। यदि भी मैंने बताया था हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग हरदेव बहारी, चाहे कामता प्रसाद गुरु की जो हिंदी व्याकरण माला है वो देख सकते हिंदी व्याकरण, या आप चाहो तो हिंदी व्याकरण डॉक्टर विमलेश शर्मा एवं KR मैया सर की है, वो पुस्तक भी अच्छी बाजार में विद्यार्थी में लोकप्रिय है। राघव प्रकाशन की जो पुस्तक है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। दिशा 20 भी जो हिंदी व्याकरण के विद्यार्थियों में जो पूर्व की भर्ती की चयनित प्रश्न पत्र है, जितने भी प्रश्न पत्र अब तक आयोजित किए हैं उनके प्रश्नों को लेकर लिखी गई कुछ अशुद्धियां हैं, आप देखेंगे, और प्रश्नों की प्रकृति आपको अवश्य ज्ञात होगी। इसी के साथ में और भी कोई पुस्तक बाजार में ऐसी प्रसारित हुई है जिसमें पूर्व की भर्तियों के प्रश्न अच्छे रूप में व्याख्या के साथ में दिए गए, तो उनको देख सकते हैं। नेट यूथ कंपटीशन की अच्छी खासी मोटी पुस्तक आती है, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। पूर्व की भर्ती के प्रश्नों का अच्छा खासा पुलिंदा दिया हुआ है, तो उसको देख सकते हैं। ये पुस्तक सूची है, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बहुत गहराई है इन बिंदुओं में। क्या छोड़े और क्या पढ़े? अच्छा विद्यार्थी वो होता है जिसको ये ज्ञात होता है मुझे क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। अच्छा पढ़े, सूरदास को बहुत अच्छा पढ़े, तुलसीदास को बहुत अच्छा पढ़े, मीरा का अध्ययन श्रेष्ठ तरीके से कीजिए, जायसी का अच्छे अध्ययन कीजिए। कम किसका करना, किसको छोड़ना? जैसे हरिदासी संप्रदाय उसको सामान्य तरीके से पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। निम्बार्क संप्रदाय उसको सामान्य तरीके से गाइड में जो विशेष सामग्री उसको पढ़ के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जो अष्टछाप के कवि है उसमें नंददास है और सूरदास के अलावा जो अन्य कवि लगे हुए हैं उनको सामान्य तरीके से पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। रीतिकाल के अंदर भूषण चिंतामणि देव, जो भूषण बंधु है, मतिराम देव चिंतामणि, केशव बिहारी इत्यादि जो घनानंद है, इन कवियों को आप बहुत अच्छे से पढ़े। 2-3 कवि और महत्वपूर्ण है, उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। और जो सामान्य कवि है जैसे रसलीन है और पृथ्वीराज है, मान सिंह इत्यादि जो कवि है जो अन्य कवियों की श्रेणी में आते हैं, उनकी पुस्तक सूची को नाम भर याद करने मात्र से, पुस्तकों का नाम याद करने मात्र से आपका काम चल जाएगा। आधुनिक काल में गद्य कैसे पढ़े? गद्य के अंदर आप जैसे उपन्यास पढ़ रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद को अच्छे से पढ़ें, अज्ञेय को अच्छे से पढ़ें। प्रथम जो उपन्यास है उसके संदर्भ में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। मनु भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर इत्यादि के उपन्यास बहुत अच्छे से याद करेंगे।
जो वो सामान्य स्तर तक है, हिंदी में बहुत प्रसिद्ध एवं प्रचलित उपन्यासकार नहीं है, उनका आप सामान्य सा अध्ययन करके आगे बढ़ सकते हैं। और मुंशी प्रेमचंद को आप गहराई से देखना पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद के कंकाल, तितली और इरावती को थोड़ा थोड़ा अंतर वस्तु भी आपको देखनी पड़ेगी। स्वतंत्रता के संबंध में लिखे गए उपन्यास है, झूठा सच हो, तमस हो, चाहे कितने पाकिस्तान इत्यादि जो उपन्यास है, उनकी अंतर वस्तु भी आपको देखनी पड़ेगी। अमृतलाल नागर के जो उपन्यास है, उनकी अंतर वस्तु भी आपको सामान्य देखनी पड़ेगी। ऐसे करके 20 से 25 उपन्यास ऐसे हैं जिनकी आपको अंतर वस्तु भी ढंग ढंग तरीके से देखनी पड़ेगी, और बाकी उपन्यासों को आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। कॉलेज सहायक प्रोफेसर के समय मुझे इतना समय नहीं मिल पाया था पुनर्पाठ में बहुत अच्छे से कर पाऊं शुक्लकार इनका, तो मैंने तुलसीदास, सूरदास, इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी से भी देख लिए, नोट्स बना लिए, शुक्ल से देख लिए, नगेंद्र से देख लिए, डॉक्टर बच्चन सिंह से देख लिया और नोट्स बना लिए और पढ़ते गए। पूरी पुस्तक को नहीं पढ़ के जो पाठ्यक्रम में जो विशेष कवि लगे उनका अध्ययन कर लिया अच्छे से, बाकी को सामान्य तरीके से पढ़ के आगे बढ़ गए। तो ये तरीके हैं जिससे आप अपनी विधा, आप किस प्रकार की टेक्निक यानी किस प्रकार की विधाओं से आप अध्ययन कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। नोट्स निर्माण, मैं बार बार विद्यार्थियों से कहता हूं, नोट्स अवश्य बनाएं, कैसे भी बनाएं। आपको लगता है कि मेरे पास समय कम है, उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उस स्थिति में आप प्रयास कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, कहीं से एक गाइड हो, चाहे नोट्स की कोई नोट्स वगैरह, कहीं कोचिंग कर रखी है आपने या आप कोचिंग कर रहे हैं तो उनके नोट्स रखिए, और उस नोट्स के इर्द गिर्द कुछ पृष्ठ जोड़िए, या पृष्ठ आप खाली छोड़ दिए, फिर उसमें आप मूल पुस्तकों से विषय सामग्री को लिखिए, वो नोट्स आपके स्वयं के हो जाएंगे। ये प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। नोट्स अवश्य बनाएं, अभी समय है 4 से 5 माह। नोट्स पर आप चाहे कोचिंग के नोट्स हो, आपको लगता है कि नोट्स का समय नहीं है तो गाइड लाएं, जिस गाइड को आप पढ़ते हैं कि विद्यार्थी गाइड अवश्य पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए। एक जगह संपूर्ण जो सामग्री है वो एक जगह मिल जाती है, और मेरे पास भी प्रत्येक भर्ती को लेकर की जो गाइड है वो पढ़ी रखी थी, कि वो कॉलेज सहायक प्रोफेसर को छोड़, नेर जेआरएफ को छोड़कर प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में थी, तो गाइड हो, और गाइड के साथ में जो अन्य जो विषय सामग्री आप पढ़ते हैं उसको गाइड के साथ में या तो एक सहायक पुस्तिका बनाइए और उसमें लिख दीजिए, या उस गाइड के आसपास सामग्री को जोड़ते हुए आगे बढ़िए, और बहुत सावधानी पूर्वक इस कार्य को आप करेंगे, 100% सफलता का आप वर्ण करेंगे। साथ ही आप विचार कीजिए वो पल कितना एक स्वर्णिम वेला को लेके आएगा जिस दिन आप सफलता अर्जित करेंगे। आपके माता पिता का चित्त कितना प्रसन्न चित्त होगा, उनका मन कितना प्रसन्न होगा। सबसे अधिक खुशी आपके परिवार जनक की होगी, जिसमें आपकी अगर शादी हो चुकी तो आपकी पत्नी या पति, बच्चे और आपके माता पिता, आपके भाई बहन, कितने खुशी होगी। एक अप्रतिम क्षण होगा, वो ऐसा क्षण होगा जब भूतो न भविष्यति, कभी वो क्षण नहीं हो सकता। साथियों मैं बताऊं, जब मैंने वरिष्ठ अध्यापक में मेरा चयन हुआ, प्रथम सफलता जब मैंने ये सफलता अर्जित की थी, उस समय मेरे घर वालों को और मुझे और मेरे भाई को सबको जितनी खुशी प्राप्त हुई थी, उतनी खुशी तो मैंने सहायक प्रोफेसर में गुणवत्ता की दृष्टि से नहीं देखी। यदि भी प्रसन्नता खूब हुई, पर वो भीतर जो जितनी गहराई होती है पहले इस राजकीय सेवा में, उतनी गहराई तो इस पद को धारित करने के उपरांत भी नहीं आई। इसलिए प्रथम चयन बहुत अमूल्य होता है, और वो भी आपके प्रथम प्रयास में। और मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा, जिसके प्रयास अधिक हो चुके हैं वो भी निश्चिंत रहे, बस अपनी जो तकनीकी जो दक्षताएं हैं वो अच्छे से प्राप्त करें, अपने अंदर विधाओं का विकास करें, टेक्निक विकसित करें अपने भीतर। दोहरान, पाठ्यक्रम को बार बार दोहराएं। आप प्रयास कीजिए 6 दिन आप पढ़े, रविवार को पुनः दोहरान करें, 24 घंटे में आप पढ़िए और फिर आप दोहरान कीजिए। ये एक तरीके हो सकते हैं जिससे आपकी जो रचना प्रक्रिया, याद करने की, स्मरण की जो प्रक्रिया है उसमें 100% वृद्धि होगी। दोहरान कीजिए, 24 घंटे पढ़िए, 24 घंटे में पुनः पढ़िए, 7 दिवस में पढ़िए, फिर आप 10-12 दिन में पढ़िए, और बहुत जागरूक होकर पढ़ने की प्रक्रिया में मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा एकाग्रता रख के फिर अध्ययन कीजिए। एकाग्रता होनी चाहिए। पढ़ रहे हैं उस समय आप जिस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं वो विषय वस्तु आप में विलीन हो, और आप उस विषय वस्तु में विलीन हो जाओ। ये जो सिद्ध साहित्य का जो महासुखवाद है, जिसमें महासुख वह मुद्रा है, उसका यथार्थ है जैसे नमक पानी में विलीन हो जाता है। स्त्री पुरुष में इस प्रकार विलीन हो जाती है जैसे नमक पानी में विलीन हो जाता है। ये महासुखवाद, शून्यवाद,
तो आप भी इस प्रकार शून्य बन जाइए। उस विषय वस्तु में स्वयं को इतना रत कर लीजिए कि उस विषय वस्तु आप हो जाए और आप वो विषय वस्तु हो जाए। ये आप प्रयास कर सकते हैं। बहुत अच्छे से एकाग्रता रखिए, जागरूकता रखिए, सतर्कता रखते हुए फिर पढ़िए। जब आप पढ़ रहे हैं, एक पंक्ति जब आप पढ़ रहे हैं तो बेहद सोच समझ के पढ़िए, अच्छे से उसमें से प्रश्न निकालिए और मन ही मन आप उच्चारित करें। कबीर की साखी शब्द एवं रमेनी, तो आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, साखी क्या है, शब्द क्या है, रमेनी क्या है, इनके भीतर अंतर वस्तु क्या होगी, इनमें किन भाषाओं का प्रयोग कबीर ने किया होगा, इनके भीतर ऐसी क्या विलक्षण चीजें रखी हुई है, ऐसे आप में जागृति होनी चाहिए। अज्ञेय का शेखर एक जीवनी उपन्यास आपने पढ़ा, नदी के द्वीप अपने 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 जी अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप और शेखर एक जीवनी। तो आपको मन में एक चेतना जागृत होनी चाहिए कि इनके भीतर क्या हो सकता है विषय वस्तु। तो ये जो आपको प्रश्न शैली है वो आपको निश्चित रूप से सहायता करेगी। और बड़ा जो विषय है साथियों इस प्रक्रिया में दोहरान की, इसमें विधा विकास के अंदर सबसे बड़ी बात है विधा, आप किस प्रकार आप उसको व्यक्त कर पाते हैं, याद कर पाते हैं, सबसे बड़ी चीज ये। आप कुछ संकेत है जो मैं संकेत आपको अवगत कराए थे कि हिंदी साहित्य को किस विधाओं की याद कर सकते हैं। प्रथम प्रथम जो वर्ण है उसको सम्मिलित करते हुए बहुत सारे विद्यार्थी याद करते हैं, मैंने भी याद किए खूब। आप कहानी के रूप में कथाक्रम सम्मिलित करके भी याद कर सकते हैं, आप संगीत शैली के अंदर भी याद कर सकते हैं। तो बहुत सारी तकनीक की जिनके माध्यम से आप बहुत अच्छे से आत्मसात कर सकते हैं विषय वस्तु को दीर्घ काल तक। मूल्यांकन, यदि आपका कोई सखा सहेली है तो आप उसके माध्यम से प्रश्नोत्तरी आपस में पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, संवाद से कुछ किसी बिंदु को लेकर आप आपस में चर्चा कीजिए। एक दिन का निश्चित बिंदु बनाइए, फिर 6-7 दिन में जो विषय सामग्री पड़ी है उसको वापस से चर्चा कीजिए। ऐसा करके ये प्रक्रिया आप अनवरत दोहरा सकते हैं। प्रश्नोत्तरी आप मित्रों में आपस में चर्चा कर सकते हैं, साहित्य को आप वाद विवाद का विषय बना के चर्चा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, अच्छी टेस्ट सीरीज है उससे आप जुड़े और उसके प्रश्नों के स्तर के अनुरूप अपनी जांच करें, ये आप प्रयास कर सकते हैं। और मानस पाठशाला ऐप पर साथियों कॉलेज सहायक प्रोफेसर की जो टेस्ट सीरीज है विद्यार्थियों बहुत लोकप्रिय हुई है, विद्यार्थियों का असीम स्नेह प्रेम प्राप्त हुआ। सहायक प्रोफेसर में चाहे ऑनलाइन साक्षात्कार हो, ऑफलाइन साक्षात्कार हो, चाहे साक्षात्कार का जो पाठ्यक्रम जारी किया था विद्यार्थियों को कैसे क्या पढ़ना है, प्रश्नोत्तर खूब उपलब्ध कराए। मैं पिछले 1 साल से उसी पर काम कर रहा हूँ। असीम स्नेह प्राप्त हुआ और विद्यार्थियों को खूब सहायता भी मिली है उससे। तो इसी प्रकार के उसी मैंने प्रकृति को खूब सारा देखा, खूब प्रश्न पत्र देखे हैं। तो आप चाहो तो अपने टेस्ट सीरीज से जुड़ी, अच्छे प्रश्नों वाली टेस्ट सीरीज से जुड़िए। ऐसे नहीं जो हिंदी के विशेषज्ञ नहीं है, दक्ष विशेषज्ञ नहीं है, प्रश्न बना दिए इधर से कॉपी पेस्ट करके, ऐसे प्रश्नों से आप बचे। आरपीसी की प्रकृति के अनुरूप है जिसमें जटिलता भी हो, सरलता भी हो और औसत स्वरूप भी हो, औसत से भी कुछ जटिल हो, जटिल भी विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के प्रश्न हो, सीधे सीधे तथ्यों की भरमार नहीं, तथ्य तो कहीं से उठा लेंगे, विश्लेषण भी होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि बनाने वाले ने शुक्ल जी और द्विवेदी जी को पढ़ा और फिर प्रश्न बनाए, डॉक्टर बच्चन सिंह और नगेंद्र को पढ़ा और प्रश्न संख्या तक उल्लेख मिला हुआ। ऐसे आप टेस्ट सीरीज को आप जुड़े उससे और फिर आप अपना मूल्यांकन कीजिए। तो अपने टेस्ट सीरीज चलेगी साथियों, नवंबर से जनवरी फरवरी के मध्य का एक कार्यक्रम है, तो पुनः उसको परिभाषित करके मैं डाल दूंगा, आप जुड़ सकते हैं। और जुड़े, मैं कहता हूं आपको किसी भी प्रकार से विपरीत विचार आपके मन में उद्भूत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। समय सार प्रयास कीजिए, अगर आप राजकीय सेवा में हैं तो आप 4 से 5 घंटे निकालिए साथी। आवश्यक नहीं कि अभी से आप छुट्टी लेके बैठ गए, ये कोई विषय नहीं है। कम पदों पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, पद एक चाहिए जो आपको प्राप्त हो जाएगा, ये विचार रखिए। और बढ़ती प्रक्रियाएं ये अभी भी, इसमें पद भी बढ़ सकते हैं, नई भर्ती इसके साथ में भी निकल सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है, जिन पर काम होना शेष है। समय सारणी बनाइए। समय सारणी के संदर्भ में बता दूं, आपका हिंदी का पाठ्यक्रम 3 भागों में विभक्त है, उच्च माध्यमिक, स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर। तो इन तीनों जो भागों को कक्षा 12 है मान लीजिए, स्नातक और स्नातकोत्तर, इन तीनों पाठ्यक्रमों में 3 भाग आप विभक्त कीजिए और तीनों को पढ़िए आप प्रतिदिन।
अब समय कितना निकालना है वो आप पर निर्भर है। इसमें इन दोनों की लगभग 55 प्रश्नों की आवृत्ति रहती है। इसमें लगभग 20 के इर्द गिर्द प्रश्न है, 15-20 प्रश्न। तो आप इसके लिए अधिक समय, इसके लिए अधिक हो सकता है 2 घंटे इसके लिए, 2 घंटे इसके लिए और 1 घंटा इसके लिए निकाल सकते हैं। अगर आप 5 घंटे अध्ययन करते हैं और 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे आप प्रथम प्रश्न पत्र को 8 से 10 घंटे की समय सारणी है आपकी। यदि आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो फिर हो सकता है 3 घंटे, 3 से 4 घंटे आपको प्रथम प्रश्न पत्र के लिए निकालने पड़ेंगे। 6 घंटे हैं, उसमें हो सकता है 2.5 घंटे इसके लिए, 2.5 घंटे इसके लिए और 1 घंटा इसके लिए आप निकाल सकते हैं। ऐसे आप समय सारणी, अपने अपना तजुर्बा है, पर कोशिश कीजिए आप, ये 3 भागों में मैंने विभक्त किया है, इसमें कम से कम 2 भाग अवश्य रखें आप। और मेरी राय तो ये है कि 3 भाग, तीनों भागों को आप पढ़िए। अपने टेस्ट सीरीज में भी इन तीनों 1, 2, 3 है, 12वीं स्तर, स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर, तीनों से ही बिंदुओं को निर्धारित करते हुए पाठ्यक्रम निर्मित किया गया। तो इस अनुरूप आप अध्ययन कर सकते हैं, ताकि इससे क्या है कि नवीनता भी बनी रह जाती है, रुचिबद्धता भी रह जाती है। अनावश्यक क्या है कि एक ही विषय वस्तु को पढ़ते पढ़ते व्यक्ति बोरियत अनुभूत करने लग जाता है, तो उससे भी आप बच पाएंगे। तो ये एक समय सारणी देख लीजिए मोटी मोटी, इस पर खूब सारी लंबी छोटी बातें हो सकती है, उसके लिए अपने को अवकाश नहीं है अभी। इस बार और अब आपकी जो अभिप्रेरणा से संबंधित वीडियो हम समय समय पर डालते रहेंगे। प्रिय साथियों, आपसे एक आग्रह है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि इससे लाभ प्राप्त हुआ है, तो सहायता मिलती है या मिली है, तो आप इसको पसंद कीजिए। आप किसी भी प्रकार की जो भी आपको उपयुक्त लगता है इस वीडियो के संदर्भ में आप टिप्पणी अवश्य कीजिए और अपने मित्रों में अवश्य साझा करें। मुझे लगता है कि ये प्रक्रियाएं भी आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, तो आपको पुनः मैं याद दिला देता हूँ, ये प्रक्रिया भी आप कीजिए। आप पसंद कीजिए, टिप्पणी कीजिए और अपने मित्रों में अवश्य साझा करें और प्रचार प्रसार करने में आप मदद कीजिए। इस प्रकार की चीजें भी आप करते रहें, ताकि मुझे भी अभिप्रेरणा मिले, मेरी अभिप्रेरणा आप बने, आपकी अभिप्रेरणा मैं बनूंगा, ये चीजें सम्मिलित रूप से चलेगी। ये दोनों चीजें, ये लगभग ये बिंदु हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बिंदु और है, जैसे कोचिंग करे या नहीं करे, ये आपका स्वयं का निर्णय, आप करते हैं नहीं करते हैं। आप सुनिश्चित कीजिए, आप अपना कक्ष निर्धारित कीजिए, जहां पढ़ना है वो निर्धारित कर लीजिए। सब चीजों पर अभी से ही आप निश्चित हो जाइए, कहाँ पढ़ना है, लाइब्रेरी जाना है नहीं जाना है, घर पर ही पढ़ना है तो कहाँ पढ़ना है, किस कक्ष में पढ़ना है, टेबल कहाँ रहेगी, कुर्सी कहाँ रहेगी, समय सारणी क्या रहेगी सामने चिपका के, ऐसे करके आप योजना बनाइए। निश्चित योजना पहले से ही निर्धारित करके फिर आप योजना पर चलते रहे। स्वयं को अभिप्रेरित रखना। हो सकता है बहुत सारे संवेग परिवर्तन होंगे, जब प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति के 5 महातत्वों में परिवर्तन होता है, तो मनुष्य का शरीर भी 5 महातत्वों से निर्मित है, तो परिवर्तन स्वाभाविक है। रात्रि हुई तो शरीर निस्तेज हो जाता है, परिवर्तन हुआ, सुबह हुआ फिर ऊर्जस्वी हुआ शरीर, तो ये परिवर्तन चलता रहेगा। प्रयास करें इस परिवर्तन की प्रक्रिया के अंदर नकारात्मक चीजें हैं उनसे बहुत दूर रहना। ऐसा नहीं है जाए उस नकारात्मक जो चर्चा या नकारात्मक विषयों में आप इतने मिल जाए कि तनाव से युक्त हो जाए। तनाव से आपको पूर्णतः दूर रखना है, स्वयं को दूर रखना है। कैसे रखना है, क्या प्रक्रियाएं हो सकती है, उसके वीडियो में इन बिंदुओं को लेकर भी समय समय पर अलग अलग प्रकार से एक वीडियो बनाऊंगा, जिस पर आप अच्छे से कार्य कर सकते हैं। आपको अच्छा भी लगेगा, आपको कुछ अभिप्रेरणा भी मिलेगी, ऐसा भी मेरा प्रयास है। कोशिश करेंगे कि 6 से 7 दिन में ऐसा कोई वीडियो बनाया जाए जिससे आप अच्छे से ऊर्जस्वी रह सके, अभिप्रेरणा प्राप्त कर सके। अच्छे व्यक्ति बनाइए, अच्छे मित्र बनाइए, अच्छे साहित्य के विद्यार्थियों के संग रहिए, उनसे जुड़े रहे, उनसे संवाद कीजिए, अच्छे शिक्षकों से आप जुड़े रहे। इसी के साथ में आप चाहे तो जो अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले अच्छे गुरु हैं जिनसे आप अभिप्रेरित होते हैं, तो उनसे आप जुड़े रहिए इस चल दूरभाष के माध्यम से। तो ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। अच्छी पुस्तकें पढ़िए, साथ में कुछ पत्र पत्रिकाएं आप पढ़ते हैं, समाचार पत्र हैं तो उसमें आप पढ़िए। नकारात्मक चीजों से दूर रहे और सकारात्मक व्यक्तियों से जुड़ते रहिए, चीजें निश्चित रूप से सहज हो जाएगी। क्षमा कीजिए। आशा करता हूं आज का ये जो वीडियो है, ये व्याख्यान आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी रहेगा। अंत में यही है, पढ़िए साथियों, अपने घर वालों की आंखों में आपके प्रति जो स्वप्न है और आशाएं हैं, जो उमंग है, उसको देखिए। बहुत सारी आशाएं छुपी हुई है, बहुत सारे दुख दर्द है जो उनकी आंखों में तैरते रहते हैं, गीली आंखों। वो चाहते हैं कि जो दुख है, दर्द हमने भोगा है, उस दुख और सुख को आप सुख में परिवर्तित करें। हमारे दुख हमारे साथ ही रहेंगे, हम दुख में पीड़ित होते चले जाएंगे,
ये माता पिता सोचते हैं, पर मेरा पुत्र है, मेरी संतान है, वो आगे बढ़े, भले ही मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो, पर आपकी उन्नति से उनको सुख की प्राप्ति, संतोष की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आपके माता पिता के मुख को प्रसन्नचित करने के लिए आपको ये जो युद्ध है, इस युद्ध में फतेह हासिल करनी है विद्यार्थी। इस आरपीएससी की जंग को आपको विजय करना है। अस्त्र एवं शस्त्र को निर्मित कीजिए। अस्त्र एवं शस्त्र आप अपने पुस्तकों एवं अपने भीतर की जो शक्तियों को बनाइए, और युद्ध आपका होगा जिस दिन आपकी तिथि निर्धारित हो जाएगी उस प्रश्न पत्र से, और वो अवधि रहेगी 3 और 1.5 साढ़े 4 घंटे। उसके लिए आपको 4 से 5, लगभग 4 से लेकर 8-9 महीने का जो भी आपको समय अवधि आपको प्राप्त होती है, तब तक आपको दृढ़ और अटल और अडिग रहना है। सफलता आप पर न्यौछावर करेगी। ईश्वर आपकी निश्चित रूप से आपके संग रहेंगे। ये प्रकृति, ये परिवेश, ये ईश्वरीय शक्तियां सभी आपके इर्द गिर्द घूमेगी। शर्त है कि आप एक योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आपको ये वीडियो लाभकारी रहेगा आपके लिए। अच्छी योजना आप बनाएंगे और पढ़ेंगे, समय सारणी अच्छी बना के आप लिखेंगे और जल्दी सफलता को धारित करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे। अपने मित्रों से अवश्य साझा करें साथियों, टिप्पणी और पसंद करना इत्यादि कीजिए और धैर्यपूर्वक इस व्याख्यान को सुने, आपको सहायता अवश्य मिलेगी। शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।